जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की सवीदी या फिर सभी नाम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सभी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम रैपिड रिविजन करने वाले हैं ऑफ आवर क्लास 12 सोशियोलॉजी, जिस चैप्टर का नाम है हमारा चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। ठीक है बच्चों, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले सेशन में मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क्स दिया था, राइट? पहला क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू वेस्टर्नाइजेशन, जिसमें से पहला था वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है हम सभी जानते हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है, ओके, इनकरेक्ट है, तो वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ब्रिटिश स्ट्रगल या रूल, या फिर सेकंड इट इंक्लूड्स चेंज इन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, थर्ड वाज इट इंक्लूड्स द इमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर, या फिर फोर्थ इट नेसेसरली मीन्स दैट पीपल अडॉप्ट मॉडर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। नॉट बताना है तुम्हें कि इन सभी में से कौन सा नहीं है, राइट? सो हम देखते हैं कि इसमें इंडियन कल्चर, द फर्स्ट पॉइंट इज राइट, सेकंड पॉइंट इज कि चेंजेस होता है टेक्नोलॉजी में, ये भी सही था, एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन भी देखते हैं, बट D option we do not see, so that is the reason why D option is right over here. Second question है All India Muslim League Ladies Conference, sorry not league, so All India Muslim Ladies Conference जो है ये फाउंड किस ईयर में किया गया था, and the answer you have to tell, you were supposed to tell. So first option is 1905, 1920, 1914 या फिर 1919, and the right answer is option, the right answer is 1914, which is option number C. एंड अगेन मुझे दिख रहा है कि सृष्टि ने फिर से इस बार भी सही ऑप्शंस का चुनाव किया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू सृष्टि, बहुत अच्छे, तुमने बहुत सही आंसर को गेस किया है, एंड आई होप दिस सेशन में भी सृष्टि जीतेगी, बट क्योंकि मेरे बाकी के सारे स्टूडेंट्स तो शायद सो रहे हैं, है ना? सो अब स्टार्ट करते हैं विद चेंज इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 पैरामीटर्स पे पढ़ने वाले हैं कि एंशियंट सोसाइटी, मेडिवल एंड मॉडर्न सोसाइटी में कैसे एग्रीकल्चर में चेंज एंड डेवलपमेंट देखने को मिला। स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले के टाइम पे, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में ब्रीफ डिस्कस किया है। ये मेन सोर्स था हमारे लाइवलीहुड का, प्रॉफिट भी हम इसी से कमाते थे, साथ ही ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ भी था, मतलब हमारा कल्चर जो है हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा लिंक्ड था, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे ट्रेडिशन, ये सभी क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल, राइट? इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर वैसे तो नहीं हुआ करता था, और भी ऑक्यूपेशंस थे, जैसे कि क्राफ्ट पीपल थे, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी उस टाइम पे हुआ करती थी, छोटी छोटी, और सर्विस पीपल भी थे जो कि सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, राइट? ये सारी चीजें भी थी। यहाँ पे एक टर्म आता है प्रॉपरेटरी कास्ट। प्रॉपरेटरी कास्ट क्या होता है बच्चे? ये हमारा कनेक्टेड है टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। जब हम बात करते हैं जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसके पास जितनी जमीन होगी ये तय करेगा, मतलब जिस इंसान के पास कम जमीन है एंड ज्यादा जमीन है, तो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे पास कितना जमीन है, दैट विल डिसाइड कि तुम्हें कितना ज्यादा यू कैन से रिकॉग्निशन समाज में मिलता है, इज्जत समाज में मिलता है, स्टेटस मिलता है, राइट? सो 3 प्रकार के लोग पहले के टाइम पे हुआ करते थे। वन वाज मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड हुआ करता था एंड अच्छा खासा वो कमाते थे। दूसरे थे टेनेंट्स, जो क्या करते थे, जिनके पास जो लैंड लॉर्ड से जमीन ले लेते थे, ठीक है, एंड जमीन पे काम करते थे, एंड जो भी प्रॉफिट मिलता था उसका हाफ शेयर वो क्या करते थे, दे देते थे एज अ रेंट, ओके। तीसरे होते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो कि लेबरर्स की तरह काम किया करते थे, एंड उनको काफी ज्यादा कम पेमेंट मिला करता था, एंड उनकी जिंदगी सस्टेन्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती थी, राइट? ये हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी कास्ट का मतलब वो कास्ट होता है बच्चे, यानी कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पे कोई कास्ट है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इन्फ्लुएंस क्यों ज्यादा है? बिकॉज उनके पास जमीन अच्छी खासी अमाउंट में है, ठीक है, एंड इसी वजह से उनका डोमिनेंट मतलब उनके पास पैसा है, वेल्थ है जमीन होने के कारण, और इसी वजह से उनके पास क्या है, उनके पास एक पॉलिटिकल दबदबा आ रहा है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो साथ में रखते ही हैं। दैट इज द रीजन वाई दे आर सेपरेटली कॉल्ड एज प्रॉपर्टी कास्ट, ठीक है बच्चे?
नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब यहाँ तक जो हमने बात की, ये था हमारा एंशिएंट टाइम, मतलब पहले के टाइम पे ये सारी चीजें हुआ करती थी। जब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, जो कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल करने लगे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ लैंड रिफॉर्म्स। पहला था जमींदारी सिस्टम। जैसे होता था ना पहले के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो जो जमीन थी वो कौन कंट्रोल किया करता था? राजा। अब राजा खुद ही जाके जमीन पे तो ध्यान नहीं रखेगा, राइट? वो राजा है, तो वो कंट्रोल करता था थ्रू मिडिल मैन, ठीक है। उस मिडिल मैन का काम था कि वो जमीन को जमीन में जो भी टैक्सेस वगैरह है उससे कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाए, ये सारी काम हुआ करता था, ठीक है। तो क्या किंग्स क्या करते थे? वो कंट्रोल करते थे लैंड थ्रू जमींदार। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई जमींदार का इंपॉर्टेंट रोल है, तो जमींदार को क्या किया, उनको और ज्यादा पावर दे दिया, और ज्यादा राइट्स दे दिए, और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दी उन्हें, ठीक है। जिससे वो क्या करते थे, हैवी, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस वो कलेक्ट किया करते थे लोगों से, जिससे क्या होता था, पीजेंट्स का काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ एट द एंड, हम देखते हैं जमींदारी सिस्टम से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गिर गया। पीजेंट्स जो है वो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले गए, फिर फॉरेस्ट में भाग गए, पॉपुलेशन का भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ये था हमारा फर्स्ट जमींदारी सिस्टम, जो कि कॉलोनियल पीरियड में था। जमींदारी सिस्टम जो था वो ऐसे एरियाज में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है बच्चे। जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल था उस एरियाज में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? जहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं होगा। ये है ब्रिटिशर्स एंड ये है तुम्हारे पीजेंट्स। इन दोनों का डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप्स रहता था, यानी कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली जाएंगे एंड वो पीजन से टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कल्टिवेटर्स डायरेक्टली पे करते थे गवर्नमेंट को टैक्स इधर, तो जिसकी वजह से जो पीजन्स है उनको थोड़ी प्रॉब्लम उनकी थोड़ी कम हुई। यहाँ पे बेटर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है इन रीजन्स में। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950s एंड 60s के आसपास हमें समझ में आया कि हमारे कंट्री को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है लैंड को। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आ गई है जमीन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से। जैसे पहला अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो भी जमींदार से उनका पावर घटा दिया जाता है, उनसे उनकी पावर ले ली जाती है, ठीक है बच्चे। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना फोन आज म्यूट करना भूल गए बच्चे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। टेनेंसी एबोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट्स की बात करें, सो हम क्या करने लगे, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टेनेंट्स को क्या कर दिया, या तो टेनेंसी का जो भी सिस्टम था उसे कहीं ना कहीं अबॉलिश किया, या फिर कुछ एरियाज जैसे कि हम देखते हैं वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में उन्हें कुछ लैंड राइट्स दे दिया गया, उन्हें प्रोटेक्शन दे दिया गया। लैंड सीलिंग एक्ट क्या हुआ? लैंड सीलिंग एक्ट में हम देखते हैं कि जमीन, अगर कोई पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो उससे हम जमीन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ जमीन हर किसी के पास होना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ जमीन से ज्यादा किसी के पास है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस जमीन को लेके जो गरीब लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनको दे देंगे। ये लैंड सीलिंग एक्ट छोटा सा बनाया गया था। इसमें काफी ज्यादा लिमिटेशंस आए, बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका लूप होल्स बहुत ज्यादा थे। इन सभी लैंड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या लैंड रिफॉर्म्स, इन सभी का यही हुआ कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हर जगह नहीं देखने को मिलता है। लूप होल्स था इन सब में एंड काफी ज्यादा इनइक्वालिटी अभी भी हमें फॉलो होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिस टाइम पे हमने देखा कि हमारे एग्रीकल्चरल एरिया में मॉडर्नाइजेशन हुआ, मतलब काफी नए तरीके के सीड्स का इस्तेमाल हुआ, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमें होते हुए दिखा बच्चे, ठीक है। हम देखते हैं कि इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को फंड किया जा रहा था बाई इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ऑल्सो यहाँ पे हम फोकस करते थे वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन पे, ओके। एंड इससे क्या रिजल्ट हुआ, हम देखते हैं इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सेल्फ सफिशिएंट बनता है इन डेकेड्स। आफ्टर डेकेड्स हमें देखने को मिलता है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनता है इन दी फूड ग्रेन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज बताए हुए हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसके क्या इम्पैक्ट पड़े समाज में, तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हो गया ऑफ इनपुट्स, जो भी इनपुट से जैसे पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी के दाम बहुत ज़्यादा थे, कुछ फार्मर्स जो है वो खरीद नहीं पाते थे, राइट। देन हमें देखने को मिलता है इनइक्वलिटी जो भी है लार्ज और स्मॉल, मतलब जो लार्ज थे जिनके पास जमीन थी वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, पर छोटे वाले जिनके पास जमीन नहीं थी वो ठीक से कमा नहीं पाए। जो सर्विस कास्ट के जो वर्कर्स थे उनका वो अबॉलिश हो गया, टेनेंसी भी अबॉलिश हो गई, ठीक है। अब जब मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जमीन है एंड मैं उस पर ज्यादा क्रॉप ग्रो करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो जो टेनेंट्स थे उनका रोल घट गया। जो मैं अपना लैंड किसी को क्यों रेंट पे दूं जब मैं अपने लैंड पे खुद डायरेक्टली काम करके उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ, तो
राइट। रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिली एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस जैसी सिचुएशन बनी, साथ के साथ इन्वायरमेंटल डैमेज भी देखने को हमें मिला। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखने को मिलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दिस रूरल सोसाइटी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया एंड एक्सेट्रा। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल लेबर का यूज़ हमें धीरे-धीरे देखने को मिलता है। फार्मिंग जो है वो कमर्शियल हो गई, मतलब हम ट्रेड देखने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, पेमेंट का जो वे है वो भी शिफ्ट हो गया, पहले ग्रेन्स के थ्रू पेमेंट होता था, अब कैश के थ्रू हो रहा है। पहले जो रिलेशनशिप था ऑफ वी कैन से जो रिलेशनशिप था हमारे लैंड ओनर का एंड हमारे जो लेबरर का, वो भी चेंज हो गया था। लैंड ओनर जो है पहले ध्यान रखता था कि लेबर की जो खाने की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, लेकिन अब क्या करता था, सिर्फ पैसे दे के छोड़ देता था। ठीक है, अब पैसे उसे प्रॉपर मतलब कम ही मिलते थे, जिससे उसका उसके पूरे परिवार का खाना देना नहीं हो पाता था। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से रिलेशनशिप जो है वो, या यू को रिलेशनशिप एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन गया, पहले पैट्रोनेज था, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो ट्रेड एंड बिजनेस से कनेक्टेड हो गया एंड ये है नया सोशल चेंज विच वी सॉ। देन आता है हमारा सर्कुलेशन ऑफ लेबर। जब सर्कुलेशन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो लोग कैसे सर्कुलेट किया करते थे, मतलब माइग्रेट किया करते थे। हम देखते थे कि माइग्रेशन होता था फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। क्यों? बिकॉज पॉवर्टी एक रीजन था, कोई इंसान गरीब है तो वो कुछ दूसरे एरियाज में जाता था जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ काम धंधा करके, लेबरी का काम करके वो कुछ कमा लेता था। इनइक्वालिटी बहुत एरियाज में था, लैक ऑफ जॉब्स था इन ड्राई रीजन, तो वहाँ से लोग जो है मूव करके दूसरे एरियाज में प्रोडक्टिव रीजन में जाके जॉब्स लेते थे। ठीक है बच्चे, इन माइग्रेंट्स को फुट लूज लेबर भी कहा गया। क्यों कहा गया फुट लूज लेबर? बिकॉज जो माइग्रेंट्स है वो दूसरे एरिया में जाके बहुत कम प्राइस में काम कर रहे थे, जिनकी वजह से इनके लो वेजेस थे, जॉब सिक्योरिटी भी इन्हें नहीं मिल रही थी, मतलब इन्हें परमानेंट जॉब्स भी नहीं मिलती थी, टेम्पररी पीरियड के लिए काम करते थे। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, जब माइग्रेंट्स माइग्रेशन हो रहा है, मतलब कोई मेन है जो अपने फैमिली अपने एरिया से मूव करके दूसरे एरियाज में जा रहे हैं, तो वुमेन्स जो है वो भी फार्मिंग करना शुरू करती हैं, जहाँ से हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इन रूरल सोसाइटी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हम देखते हैं मार्केट ग्लोबल हो गया, मतलब मार्केट जो है वो इंडिया की मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेट 1990s हमें देखने को मिलता है, ओपन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, ये जो भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट में सेल आउट होने लग गया। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से क्या हुआ, हम देखने को मिलता है मार्केट ओपन हो गया, अब कंपटीशन हो रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट्स भी हमारे कंट्री में आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स होने देखने को मिल रहा है, प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या इम्पैक्ट हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे कंट्री में होने लग गई, जहाँ पे एमएनसीज जो है वो आती थी, बताती थी कि तुम्हें कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, एंड उन्हें एडवांस पेमेंट भी फार्मर्स को दे दिया करती थी। राइट, इस टाइप का एक लूप होल बन जाता था, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। राइट, इट लेड टू ग्रेटर इनसिक्योरिटी, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ग्रेटर इनसिक्योरिटी हुआ एंड इनका जो पहले का नॉलेज था अबाउट फार्मिंग वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि जो एमएनसीज थे वो अपने आप को एक्सपर्ट बताते थे एंड दे वर स्टडिंग, सो वो इंस्ट्रक्ट करते थे। राइट, एंड दैट वाज ऑल थिंग विच वाज हैपनिंग। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट वाज दिस इम्पैक्ट, सेकंड इम्पैक्ट जो हमारा था, एंट्री होता है एमएनसीज का, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लग जाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग बहुत बढ़िया से करती है, बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, एंड महंगे से महंगे प्रोडक्ट बेच रही होती हैं। एंड इस महंगे से महंगे प्रोडक्ट को गरीब फार्मर्स बहुत मुश्किल से खरीदते थे, एंड जब उनका क्रॉप फेल हो जाता था यूजिंग दिस केमिकल्स, तो क्या करते थे फार्मर्स जो है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमें इमर्ज होने को दिखता है, दैट इज फार्मर्स सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। राइट बच्चे, सो ये डेप्थ में फंस जाते हैं, कब कुछ लोग तो क्या करते हैं, डेप्थ लेके फिर ये सारी चीज़ें खरीद रहे थे, केमिकल्स हवी हुई खरीद रहे थे, लेकिन उनका लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड दे वर डूइंग सुसाइड ऑल्सो। गवर्नमेंट जो है वो अब लॉन्च करी है कुछ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, जैसे पीएम किसान योजना जो है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रही है टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बाई कर रही है क्रॉप्स एंड इन एश्योर्ड प्राइजेस। देन पीएम एफवाईबी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहाँ पे क्रॉप का इंश्योरेंस दिया जा रहा है अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स एंड लॉसेस। किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिससे ईजी एक्सेस हो सके ऑफ द एग्रीकल्चरल नीड्स फॉर क्रेडिट एक्सेट्रा। सो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो उसका रैपिड रिविजन कंप्लीट होता है। तुम्हारा आज का एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है कि बताओ सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सेकंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, थर्ड रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी, या फिर फोर्थ अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है बच्चे, एंड दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा आज का वो है
टर्म बेगार को किस लिए हम बेगार का मतलब क्या होता है एज अ शॉर्ट, ठीक है। फर्स्ट, फोर्स लेबर विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब एनी प्रॉपर वेजेस एक्सेट्रा। दूसरा, वॉलंटरी लेबर फॉर कम्युनिटी सर्विस। तीसरा, पेड लेबर इन रूरल एरियाज। या फिर चौथा, चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। एंड इसका आंसर तुम्हें कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में। अगर आंसर राइट हुआ तो आई विल गिव यू अ हार्ट, अदरवाइज इट इज वेरी लाइकली टू पॉसिबल कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें तुम्हारा नेम कॉलिंग हो, ठीक है बच्चे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उससे पहले ये बात सुनते जाओ, तुम लोगों के लिए मैंने सभी मैम का एक नया अकाउंट ओपन किया है बच्चे, विच इज सवी.मैम करके ही है। सो इसे तुम फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, स्टोरीज में मुझे मेंशन कर सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन, नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।